ओके, स्टार्ट करते। पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 148। पेज नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 148। पेज 200। पेज 200, क्वेश्चन नंबर 148। तो ऑप्शन हेजिंग का डिटेल्ड कोई डिस्कशन नहीं किए थे, बिकॉज फिगर्स के बिना वो डिटेल्ड डिस्कशन पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ा सा बताए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस के हेल्प से देख रहे हैं। क्वेश्चन 148, एन अमेरिकन फर्म के ऊपर लिख दिए HC इक्वल टू डॉलर, होम करेंसी डॉलर है, यानी लास्ट में आंसर डॉलर में निकालना है। इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑन कनेडियन डॉलर, यानी हम लोग जो डॉलर लिखे थे वो US डॉलर था, डॉलर विदाउट क्वालिफिकेशन बने US डॉलर। ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑफ कनेडियन डॉलर इतना एंड इतना ऑन 31 जुलाई एंड 30 सितंबर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कनेडियन डॉलर पेएबल है। क्या चीज का डर? कनेडियन डॉलर बढ़ने का, यानी US डॉलर गिरने का। कनेडियन डॉलर पे ऑप्शन हुआ तो क्या करेंगे? C+। और US डॉलर पे ऑप्शन हुआ तो क्या करेंगे? P+। कनेडियन डॉलर बढ़ने का डर है। नीचे होके जाना है। द फर्म इज रिस्क एवर्स एंड इट्स पॉलिसी इज टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ये जो पार्ट है मेरे को याद दिलाना, ये जो लिखा है ना, द फर्म इज रिस्क एवर्स एंड इट्स पॉलिसी इज टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। इसका एक नया टाइप का सम और थियरी रीसेंट RTP MTP में दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दैट केस वो मैं डिस्कस करूंगा इस सम के बाद। एक बार याद दिला देना, अभी मैं थियरी में डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं कि फर्म का पॉलिसी है सारा रिस्क हेज करते हैं, इस पॉलिसी से थियरी आता है। ठीक है, आई डिस्कस। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग द रिस्क कंसिडरिंग टू मेथड्स, फॉरवर्ड कवर, ऑप्शन कवर, फॉरवर्ड कवर, ऑप्शन कवर। इट इज नाउ June 30th। तो पहला वाला पेएबल जो था ऊपर में वो कब था? 31 जुलाई, एक महीने बाद। और दूसरा वाला पेएबल था 30 सितंबर, 3 महीने बाद। एक महीने बाद पेएबल, 3 महीने बाद पेएबल। गलती ये लोग यही करते एग्जाम में कि जहां से क्वेश्चन कॉपी किया वहां पे क्वेश्चन एक सर्टेन था, उसको सेम टू सेम कॉपी करने के बजाय अगर मार्क्स देखता ना कितना मार्क्स दे सकते हैं गिवन द सेटिंग, तो समझ में आएगा कि ये सम जब आया था एग्जाम में, इस पे जो दो पार्ट दे दिए ना, माने जुलाई में भी पेएबल और क्या सितंबर में पेएबल, उसको करने का समय नहीं था स्टूडेंट के पास। तो दे वांटेड टू टेस्ट, तो इजीली सम में सितंबर या जुलाई उड़ा सकता था, उसका पूरा डेटा उड़ा देता और सम एज सच दे देता, तो सम ह्यूमन हो जाता ना, ह्यूमन। समझ गया? नेक्स्ट, फॉलोइंग कोटेशंस रिगार्डिंग रेट्स ऑफ एक्सचेंज US डॉलर पर कनेडियन डॉलर फ्रॉम द फर्म्स बैंक वेयर ऑब्टेन्ड। तो यहां देखा US डॉलर पर कनेडियन डॉलर देख के अपने को खुशी मिला, बिकॉज पेएबल क्या चीज में है? कनेडियन डॉलर तो FC है, तो पर कनेडियन डॉलर देख के लग रहा है इजी वाला सम है, लगता है C+ करना है। क्या करना है? C+। स्पॉट 1 मंथ फॉरवर्ड और वो 3 मंथ फॉरवर्ड होगा, मिस प्रिंटिंग हुआ है। स्पॉट 1 मंथ फॉरवर्ड और लास्ट कॉलम होगा 3 मंथ फॉरवर्ड। सो अपने केवल एक चीज पे फोकस करेंगे। सपोज अपने 1 मंथ फॉरवर्ड पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज जुलाई वाला पेएबल है तो 0.9301 और कनेडियन डॉलर पेएबल है 7,05,000। आंसर बताओ फॉरवर्ड कवर का। 10,10,000 पेएबल था, सॉरी 10,10,000 कनेडियन डॉलर पेएबल है। प्लीज कैलसी आपके पास है, यूज करो। 10,10,000 कनेडियन डॉलर पेएबल है, मैंने फॉरवर्ड कवर किया, बैंक के पास गया और बैंक से 10,10,000 कनेडियन डॉलर बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया।
तो कॉन्ट्रैक्ट 0.9301 पे हो गया। केवल आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड ही तो सोचना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, बिकॉज इट वॉज पर कनेडियन डॉलर और अपना 10,10,000 कनेडियन डॉलर था। तो आंसर आ गया है 10,10,000 इंटू 0.9301। ठीक है, तो 939401। देखो नेक्स्ट पेज में सॉल्यूशन में 939401 को टिक कर लो। इजी वाला पार्ट सम का रिजल्ट आने से जैसे कॉन्फिडेंस। चलिए ये वाला पार्ट तो हुआ। आगे प्राइस फॉर कनेडियन डॉलर पर यूएस डॉलर। अचानक से अपना स्टांस चेंज कर दिया ये। प्राइस फॉर कनेडियन डॉलर ऑब्लिक यूएस डॉलर। यहां तो बेस करेंसी क्या लग रहा है? यूएस डॉलर। तो वी डोंट नो, वी आर कंफ्यूज नाउ कि क्या हो रहा है। प्राइस फॉर दिस ऑप्शन ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज सेंट्स पर कनेडियन डॉलर। सेंट्स पर कनेडियन डॉलर पेएबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट साइज बचाने वाला आ गया अपना। सारा कंफ्यूजन जो चल रहा था क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या दिया है? कनेडियन डॉलर। किस चीज पे ऑप्शन है? कनेडियन डॉलर। और पेएबल भी कनेडियन डॉलर है। इजी वाला सम के डिफिकल्ट वाला सम? इजी वाला सम। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कनेडियन डॉलर को अंडरलाइन, वही आपको बचाया है। यू अंडरस्टूड? उसके नीचे इजी लिख सकते हैं, इजी। तो बिफोर आई रीड फर्दर, जुलाई के लिए कितना सारा कॉन्ट्रैक्ट वेट कर रहा हूं। जुलाई के लिए कितना सारा कॉन्ट्रैक्ट? कैलकुलेटर प्लीज। जुलाई के लिए कितना सारा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला याद होगा? एक्सपोजर बाय लॉट साइज। 10,10,000 बाई 50,000। 20 पॉइंट कुछ, यानी 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। 20 कॉन्ट्रैक्ट से 10,10,000 कवर हुआ कि 10,00,000 कवर हुआ? तो कितना अनकवर्ड है? 10,000। ऐसा देखा गया है इंस्टीट्यूट के ऑप्शन हेजिंग के सम में। इंस्टीट्यूट के ऑप्शन हेजिंग के सम में, फ्यूचर्स हेजिंग नहीं, ऑप्शन हेजिंग के सम में हमेशा एक अनहेज्ड पोर्शन आता है राउंडिंग ऑफ के कारण। तो हेज्ड वाले पोर्शन को ये लोग अलग तरह से करते हैं और अनहेज्ड वाले को अलग तरह से करते हैं। एक बार आगे रीड करने के पहले बता देता हूं कैसे करते हैं जिससे मैच्योरिटी आए। आइडियली जो मैंने हेज किया 10,00,000 वाला पार्ट, उसका एक स्ट्राइक प्राइस है। तो बाद का जो स्पॉट रेट है उसको बोल रहा हूं ST। क्या? उस स्पॉट रेट को स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करना चाहिए। अगर स्पॉट रेट ऊपर गया तो कॉल एक्सरसाइज, नीचे गया तो क्या? लैप्स। ठीक है, तो पर ज्यादातर सम्स में बाद का स्पॉट रेट दिया नहीं रहता है। बाद का स्पॉट रेट इज नॉट गिवन। तो इन दैट केस द सम्स इज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स। ऑन द बेसिस ऑफ एक्स माने स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस है उसी पे सम सॉल्व होता है, विच इज इलॉजिकल बट इजी फॉर अस। बिकॉज तुमको मानना है C प्लस नहीं है, F प्लस है। एक मिनट, मैंने क्या बोला? C प्लस नहीं है, क्या है? F प्लस। और F प्लस तो इजी है। तुम फॉरवर्ड हेज किया, क्या किया? फॉरवर्ड हेज। तो अगर बुद्धिमानी लगाओगे कॉल का सम एकदम इजी हो गया ना। कॉल तुमने जो बाई किया वो लोग मान रहे हैं फॉरवर्ड बाई कर लिया स्ट्राइक प्राइस पे, तो फॉरवर्ड रेट से बस मल्टीप्लाई हो गया सम। इट्स इजी ना। आपको एक्सरसाइज लैप्स करना नहीं पड़ेगा, आप सीधा एक्सरसाइज प्राइस पे फॉरवर्ड मान लोगे। और जो अनहेज्ड वाला पार्ट है ना 10,000 एक्स्ट्रा जो हेज नहीं किए, उसको ये लोग बोलेगा रिमेन अनहेज्ड। रिमेन अनहेज्ड। तो रिमेन अनहेज्ड का बाद में आंसर कौन से रेट से दिखाते हैं? स्पॉट। बाद का स्पॉट। तो बाद का स्पॉट तो पता नहीं है, उसके लिए ये लोग बोलते हैं जो बाद का स्पॉट पता नहीं है उसके लिए प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी होल्ड्स गुड। कौन सा थियरी? प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी ये बोलता है कि आज का जो फॉरवर्ड रेट है वही बाद का क्या है? स्पॉट रेट। आज का जो फॉरवर्ड रेट है वही बाद का स्पॉट रेट। तो फॉरवर्ड रेट अपना 0.9301 था, वो 0.9301 को बाद का स्पॉट रेट मान लेंगे। इस पे जो लोग बहुत अच्छे से सोचते हैं वो स्टूडेंट्स का जेन्युइनली ये डाउट आता है कि सर जब आप 0.9301 को बाद का स्पॉट रेट मान लिए तो जो ऑप्शन वाला पार्ट था उस पे 0.9301 को स्ट्राइक रेट से कंपेयर करते और एक्सरसाइज या लैप्स तो पता चल जाएगा। 0.9301 को बाद का स्पॉट रेट मान लिए तो उसको स्ट्राइक प्राइस से कंपेयर करके एक्सरसाइज या लैप्स तो हो सकता है। आप सही बोल रहे हो पर ऐसे नहीं करना है, बिकॉज ये लोग केवल अनहेज्ड पार्ट के लिए प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी यूज कर रहे हैं। हेज्ड पार्ट को एक्स से करना है। किससे? मेरे को याद नहीं है, मैं अलग अलग करिकुलम पढ़ाता हूं। मैं SFM में आपके करिकुलम में अगर मैंने पढ़ाया है तो स्ट्राइक प्राइस को एक्स यूज किया था क्लास में कि ई, दोनों आ रहा है वर्ड्स, ठीक है। तो
एक्स या ई जो भी अपने ओवरलैप करते रहेंगे, तो एक्स या ई जो है उसके हेल्प से कवर्ड वाला पार्ट और अनकवर्ड वाला पार्ट एसटी चाहिए। एसटी नहीं है तो आज का फॉरवर्ड बाद का एसटी बन जाएगा। ये बोला है आपने, लिख के कर लेंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, तो देखते आगे। 3 स्ट्राइक प्राइस दिया है, 2 कॉल दिया है, जुलाई का सितंबर का पुट दिया है, जुलाई का सितंबर का। कौन सा पोर्शन काम का एकदम भी नहीं है? पुट। पुट कोई काम का नहीं है, काम का क्या है? कॉल। तो पुट पूरा कैंसिल। इफ यू आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ डेटा, योर रिदम ऑफ डूइंग द सम विल बी स्पॉइल्ड। पुट काम का नहीं है, केवल कॉल काम का है। कॉल में भी 3 स्ट्राइक प्राइस है, वो खुद ही बोलेगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना है। लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, if options are to be used, 1 month option should be bought at a strike price of 94 cents, 0.94, and 3 month options at a strike price of 95 cents. तो 1 month के लिए 0.94 strike price है और 3 month के लिए 0.95. And for the remainder uncovered by the options, जो uncovered है, firm would bear the risk itself. For this, it would use forward rate as the best estimate of the spot rate. Forward rate को बाद का spot rate मानना है. Transaction costs are ignored. Recommend which of the above 2 methods would be appropriate for the American firm to hedge its foreign exchange risk on the 2 interest payments. ठीक है, तो आराम से समझने के लिए अपने को थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर मेरे को क्लास में भी याद आता है कि मैं जुलाई वाला कराया हुआ हूं, तो मैं इसलिए 30 सितंबर वाला करा रहा हूं। ठीक है, टू ब्रेक द मोनोटोनी। तो अपने 30 सितंबर हेडिंग दे दी है। 30 सितंबर एक्सपोजर। क्या एक्सपोजर? कनेडियन डॉलर 7,05,000 पेएबल। Canadian dollar 7,05,000 payable. 7,05,000 payable. Alternative 1, F plus at फॉरवर्ड रेट क्या था बताइए? 0.9356 जो 3 month फॉरवर्ड रेट था। Therefore, आउटफ्लो आफ्टर 3 months मल्टीप्लाई कर दो 7,05,000 इंटू 0.9356, 7,05,000 इंटू 0.9356 बोलिए 6,59,598। ठीक है, इतना यूएसडी। ये आंसर हो गया फॉरवर्ड कवर का। ऑल्टरनेटिव 2, ऑप्शन कवर। फर्स्ट बुलेट सी प्लस एट ई लिख दे रहा हूं, ई इक्वल टू 0.95। सी प्लस का डेफिनेशन क्या है? राइट टू बाय। एफ प्लस का डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। एफ प्लस का डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू बाय। और सी प्लस का डेफिनेशन क्या है? राइट टू बाय, है ना? तो सी प्लस मेरा हक है 0.95 पे बाई करने का, जबरदस्ती नहीं है। यूजुअली तो ये होता है रेट ऊपर जाएगा तो मैं 0.95 पे बाई करूंगा और रेट नीचे जाएगा तो क्या होगा? लैप्स, मैं बाजार से बाई करूंगा। यही तो कॉल ऑप्शन है। ऊपर गया तो बच जाएंगे 0.95 पे बाय, नीचे गया तो कॉल लैप्स, हम बाजार से 0.9 0.85 पे बाई करेंगे। तो कॉल का एसेंस नहीं भूल जाएं कि कॉल हेज करने में क्या मजा है। अगर गड़बड़ हो गया तो बचा लेगा कॉल, और अगर बढ़िया हो गया तो कॉल बोलेगा जा बेटा अपना जिंदगी जी ले। ठीक है, तो वो डायलॉग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट ऑल द डायलॉग्स आर टोटली किल्ड इन दिस सम, बिकॉज ये लोग सम को करेंगे एफ प्लस के बेसिस पे, क्योंकि बात का स्पॉट तो दिया हुआ नहीं है। और दे विल नॉट गो इनटू दिस। आपको मन में मानना है 0.95 पे ही बाई करना है, एज इफ ये फॉरवर्ड है, एज इफ ये फॉरवर्ड है। और अगर बात का स्पॉट दिया रहता 0.93, 0.94, 0.97, 0.99, तो अलग अलग रेट पे एक्सरसाइज और लैप्स लिखते और वैसे सम करते। ठीक है ना?
C plus at E equal to 0.95. Next bullet, premium paid today आप लोग को कैलकुलेट करना है. सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट निकाले नहीं, कॉन्ट्रैक्ट निकाले नहीं तो उसी के अंदर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं. प्रीमियम पेड टुडे हेडिंग के अंदर एरो देके निकाल रहे. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल टू एक्सपोजर बाय लॉट साइज तो 7,05,000 डिवाइड बाय 50,000 ना. 7,05,000 बाय 50,000 बोलिए 14.1 यानी 14 कॉन्ट्रैक्ट्स, 14 C प्लस. नेक्स्ट लाइन, हेज्ड पोर्शन, हेज्ड पोर्शन 14 इंटू 50,000, 14 इंटू 50,000 कितना? 7 लाख कैनेडियन डॉलर. अनहेज्ड पोर्शन कितना? कैनेडियन डॉलर क्या? 5,000. ओके, तो 7 लाख तो हेज हो गया पर 5,000 बच गया. अपना बात था प्रीमियम पेड, तो प्रीमियम किस पे जाएगा? ये 5,000 पे कि 7 लाख पे? 7 लाख पे. प्रीमियम चेक करो क्या है. स्ट्राइक प्राइस शायद 0.95 था ना. 0.95 का सितंबर का प्रीमियम देखना चाहिए बुक में, बहुत जन बुक में देख रही नहीं है. 0.95 का सितंबर का प्रीमियम 1.64 सेंट्स है. क्योंकि कभी भी प्रीमियम स्टॉक के दाम से या स्ट्राइक प्राइस ज्यादा थोड़ी हो सकता है. ये तो पॉइंट में दिया हुआ, तुम सोच नहीं पा रहे हो. सोचो, शेयर का दाम 500 रुपया है, क्या उस पे ऑप्शन का दाम 600 रुपया हो सकता है? ऑप्शन का दाम 50-60 रुपया होता है. तो जाहिर है 1.64 सेंट्स था. क्या था? सेंट्स. तो पहला गलती सम में हो सकता है. इफ यू डोंट टेक इट एज 1.64 बाय 100, द सम इज टोटली गॉन. 0.0164 है, वो सेंट्स है, ऊपर लिखा भी था सेंट्स पर. ठीक है ना. तो इन दैट केस लिख दे प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड इज इक्वल टू 7 लाख इंटू 0.05. 7 लाख इंटू 0.05, सॉरी 0.05 नहीं, 7 लाख इंटू क्या था? 0.0164. 0.0164, 1.64 बाय 100 कितना आया? 7 लाख इंटू 0.0164 इज व्हाट? 11,480. 11,480. तो 11,480 US डॉलर ये प्रीमियम गया. 11,480 US डॉलर कब गया? आज. ऑप्शन तो आज खरीदे तो आज गया, पर आपका जो सारा आउटफ्लो निकालना है वो तो आपको निकालना है कब? 1 सितंबर. तो ये तो आज गया. तो इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट होता है. इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट इंस्टीट्यूट कभी कभी वो लेता है, कभी कभी इग्नोर कर देता है. वो इंटरेस्ट कभी लेता है, कभी इग्नोर कर देता है. इस समय तो ले ही नहीं सकते हैं, इंटरेस्ट रेट दिया ही नहीं है. पर बाकी सम्स के लिए बोल रहे हैं. आपका मन, आप इग्नोर करोगे तो नोट दे दोगे, वी हैव इग्नोर्ड इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट, दे विल एक्सेप्ट द सेम, देयर इज नो इश्यू. ठीक है. तो और अगर ऐसा है तो टाइम बचाना ही चाहिए, लेके कोई फायदा नहीं हो रहा है. तो माई रिकमेंडेशन इज दैट इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना चाहिए. समझ गए? लिख देना वहां पे सेल्फ नोट. यू आर एडवाइज्ड टू इग्नोर इंटरेस्ट. You are advised to ignore interest cost on this premium amount. You are advised to ignore interest cost on this premium amount. You are advised to ignore interest cost on this premium amount. Next bullet.
यू मे गेट लॉस्ट बीच में इफ यू डोंट रिमेम्बर। निकालना क्या है? निकालना है वो जो 7,05,000 है उसको सल्टाने में कितना यूएसडी गया। तो पता चला ओके सर, एक तो लॉटरी का टिकट बाई करने में इतना प्रीमियम गया 11,480, ये तो गया ही है। उसके अलावा अब उस दिन क्या हुआ, उस दिन स्पॉट रेट दिया नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा जो कॉल ऑप्शन है वो कॉल ऑप्शन नहीं है, वो क्या है? फॉरवर्ड। तो 7 लाख का फॉरवर्ड बाई कर लिया है, कौन से रेट पे? 0.95। ये मेंटालिटी बहुत जरूरी है, तुमको सम को पकड़ने में हेल्प करेगा कि जब द स्पॉट रेट इज नॉट गिवन दे अज्यूम C प्लस इज F प्लस, तो बस फिनिश द सम। ठीक है, तो लिख दो नेक्स्ट बुलेट, आउटफ्लो ऑन द कवर्ड पोर्शन, आउटफ्लो ऑन द कवर्ड पोर्शन, आउटफ्लो ऑन द कवर्ड पोर्शन ब्रैकेट में बेस्ड ऑन E, बेस्ड ऑन E के बेसिस पे आंसर इक्वल टू 7 लाख इंटू 0.95, क्या आया? 6,65,000, 6,65,000 USD, 6,65,000, ये एक आंसर आ गया। तो ये लॉजिक वाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगेगा कि ऐसे कैसे कॉल को कर दिए। ठीक है, बट दैट मेक्स इट इजी। आप और तरीका क्या है? ओके, कॉल को अपने को फॉरवर्ड मान लेना है सम करते समय। अब वो 5,000 का क्या करे? बोला 5,000 खुला छोड़ दो, बाद का स्पॉट रेट पे करो। बाद का स्पॉट दिया नहीं है तो बोला आज का फॉरवर्ड बाद का स्पॉट मान लो, यही लिखा हुआ था। पर वो जो मानो वो केवल उसके लिए, इसके लिए नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट बुलेट, आउटफ्लो ऑन द अनहेज्ड पोर्शन, आउटफ्लो ऑन द अनहेज्ड पोर्शन इक्वल टू 5,000 इंटू फॉरवर्ड रेट क्या था? 3 मंथ फॉरवर्ड रेट 0.9356, क्या आया? 5,000 इंटू 0.9356, बोलिए 47, ओके 4678 हो गया पैरा चेंज। हेंस टोटल आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो इक्वल टू तीनों बुलेट में जो अंडरलाइन आया है, जो प्रीमियम पेड आया है प्लस कवर्ड का आउटफ्लो प्लस अनकवर्ड का आउटफ्लो, प्रीमियम पेड प्लस कवर्ड का आउटफ्लो प्लस अनकवर्ड का आउटफ्लो। ओके, प्रीमियम पेड प्लस कवर्ड का आउटफ्लो प्लस अनकवर्ड का। तो प्रीमियम पेड था 11,480 प्लस 6,65,000 एंड प्लस 4,678, क्या? 681 158 आंसर। ऑल्टरनेटिव 1 में आंसर क्या आया था? ऑल्टरनेटिव 1 में आंसर क्या आया था 30 सितंबर? 6,59,000, ये 6,81,000। कौन सा सस्ता? फॉरवर्ड कवर। तो सितंबर के लिए फॉरवर्ड कवर एडवाइजेबल। ठीक है, कंक्लूजन, सितंबर एक्सपोजर डैश फॉरवर्ड कवर एडवाइजेबल। ठीक है, सितंबर ऑप्शन डैश फॉरवर्ड कवर एडवाइजेबल, फॉरवर्ड कवर एडवाइजेबल। यू कैन चेक, अपना आंसर मैच हो गया है। नेक्स्ट पेज में 681158 आपको टेबल में दिखा, 681158 वो जो आंसर मैच हुआ है सितंबर का। ठीक है, जुलाई वाला हम लोग किए नहीं है, सेम तरीके से होगा। ये सम करने से बहुत बढ़िया है बिकॉज आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीमियम, क्या क्या करना है वो सारा क्लियर हो जाता है। इजी सम में ये इजी वाला था बिकॉज में फॉरेन करेंसी पे ऑप्शन था, कुछ भी इक्विवेलेंट निकालना नहीं पड़ा। गॉट इट? ठीक है, तो जुलाई वाला हम लोग छोड़ दिए, आगे बढ़े। सेकेंड सम, नहीं दूसरा सम यहां पे इस बुक में है नहीं, जो मैं डिफिकल्ट वाला बोल रहा था, और वो करना जरूरी है।
ठीक है, वो अभी एक बार डाइवर्ट नहीं करते हैं, लेट्स मूव अहेड विद दिस बुक ओनली। वो अपने अलग से पर्टिकुलर पेपर जहां पे है आरटीपी या उसमें, वो निकाल के कल करवा दूंगा सुबह। अभी सर्च करने में टाइम लग जाएगा कौन से पेपर में है, ठीक है। तो आई जस्ट ओपन दैट पर्टिकुलर आरटीपी एंड डू द सम फ्रॉम देयर, ठीक है। तो यू हैव गॉट सम आइडिया फ्रॉम दिस सम, ठीक है। सो ऑप्शन हेजिंग थोड़ा सा अपना रह गया बिकॉज वी डोंट हैव अनदर सम टू प्रैक्टिस राइट नाउ, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कौन सा? वो थियरी पार्ट जो बताना था, हाँ थियरी पार्ट जो बताना था, सुनिए प्लीज। एक होता है स्ट्रैटेजी, एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स, लिख देना नोट, एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स। ये नया थियरी है, दोनों में ही है, ओल्ड न्यू में। एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स, एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स, एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स बना रहा हूं 2x2, ड्रॉ कर देना मैट्रिक्स। ऊपर में है हाई रिवॉर्ड, नीचे है लो रिवॉर्ड, लेफ्ट में है लो रिस्क और यहां पे है हाई रिस्क। नाम दे रहा हूं स्ट्रैटेजी 1, 2, 3 और 4। स्ट्रैटेजी 1, 2, 3 एंड 4। अब मैं स्ट्रैटेजी बोलते जा रहा हूं, अपने को मन से तुक्का मार के लॉजिक लगा के बताना है कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी है। आपको ये तो दिख रहा होगा मैट्रिक्स वाइज। एक मिनट, पहले लॉजिक नहीं, पहले देख के बताना है कौन सा स्ट्रैटेजी है जिस पे रिवॉर्ड लो है, रिस्क हाई है। रिवॉर्ड लो है और रिस्क हाई है 4, समझ रहे हो? रिवॉर्ड लो हमारे नीचे में है 3 या 4 और रिस्क हाई हमारे राइट साइड में है 4, वैसे करके है, ठीक है। तो एक कंपनी का स्ट्रैटेजी सुनो। एक कंपनी बहुत ज्यादा बिजी है बिजनेस करने में, उसका जो सीईओ वगैरह है वो केवल बिजनेस करने में ध्यान देता रहता है, वो मैनेजमेंट वगैरह ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है। किसका मतलब लोगों से काम कराना चाहिए, खुद ही सारा काम करेगा तो अल्टीमेटली सारा नहीं कर पाएगा ना। तो वो रिस्क को देख नहीं पाता है, रिस्क को देख नहीं पाता है, और जो भी करेंसी रिस्क है उसका वो कोई फॉरवर्ड एंटर नहीं करता है। सारा एक्सपोजर अनहेज्ड है, सारा एक्सपोजर करेंसी का जो ही पेबल रिसीवेबल है, ही डजंट डू एनीथिंग बिकॉज ही डजंट हैव द टाइम टू डू एनीथिंग। ही बिलीव्स दैट इफ ही डज द अदर बिजनेस वेल, ही अपने आप ही करेंसी का भी अप डाउन जो भी हो जाएगा। ये कौन सा स्ट्रैटेजी हुआ कि आप देखते ही नहीं हो कि आपका क्या पेबल रिसीवेबल है, कुछ भी हेज फेज नहीं करते हो? कौन सा स्ट्रैटेजी? इस पर रिस्क हाई है कि लो है? हाई है। इस पर रिस्क जो है वो हाई है और रिवॉर्ड क्या है? लो। दिस इज हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। यानी कौन सा स्ट्रैटेजी हो गया? 4। अभी लिखने की जरूरत नहीं, सुनते जाओ। एक दूसरा फर्म है, वो फट्टू है, सारे के सारे रिस्क को हेज करता है। जो भी पेएबल है कवर करेंगे, जो भी रिसीवेबल है कवर करेंगे, कोई भी चीज को अनकवर्ड नहीं छोड़ेंगे। तो क्या होगा? लो रिस्क लो रिवॉर्ड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड। कौन सा? स्ट्रैटेजी नंबर 3, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, फुल हेजिंग। नंबर 4 क्या था? नो हेजिंग। नंबर 3 क्या था? फुल हेजिंग। एक फर्म है जो फोरकास्ट करता है कि करेंसी बढ़ेगा या गिरेगा। फोरकास्ट करके अकॉर्डिंगली वो एक जजमेंटल कॉल लेता है, फॉरवर्ड कवर वर्सेस नो कवर। ओके, फॉरवर्ड कवर वर्सेस नो कवर। जैसे उसका रिसीवेबल है, अगर उसको लगता है वो बढ़ने वाला है तो कवर नहीं करता है, लगता है गिरने वाला है तो क्या करता है? फॉरवर्ड कवर। ठीक है, तो फोरकास्ट के बेसिस पे कैलकुलेटेड वे में हेज करता है। तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी हुआ? 1, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। और फाइनली एक फर्म है, ये वाला थोड़ा सा एम्बिगुअस लगेगा बट वी हैव टू एक्सेप्ट। फाइनली एक फर्म है जो अपने
ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन अ फर्म इज अ डिपार्टमेंट जिसका काम है फोरकास्ट वगैरह करना। तो एक तरह से इससे रिलेटेड है पहले वाले से, पर वो फर्म क्या है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को एक प्रॉफिट सेंटर ट्रीट करने लग गया है। क्या सेंटर? प्रॉफिट सेंटर। अब तो शायद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर पढ़ते होगे ना। तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर ट्रीट करने लग गया है। यानी अगर आप लोग ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो तो आप लोग को रोज बोला जाता है तुम्हारा यहां काम है कमाई बढ़ाना कंपनी का, बुद्धि लगाओ जिससे कि कमाई बढ़े कंपनी का। ये कल्चर के कारण बहुत सारे कंपनीज डूबे हैं आज तक, बिकॉज अ ट्रेजरी डिपार्टमेंट इज सपोज टू बी अ रिस्क डिपार्टमेंट जिसका काम है रिस्क को कंट्रोल करना, कमाना नहीं, फर्म को बचाना। ऐसा कल्चर माना जाता है। इफ यू हैव अ कल्चर जहां पे यू आर इंटाइसिंग द ट्रेजरी डिपार्टमेंट टू अर्न, दे विल टेक अनड्यू रिस्क, दे विल नॉट कंट्रोल रिस्क ऑफ द कंपनी। दैट फॉल्स अंडर व्हाट? स्ट्रैटेजी 2, जिसमें क्या होगा? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ठीक है, तो रिस्क भी ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा है। ये 4 स्ट्रैटेजीज है। रीसेंट आरटीपीज में इसका एक सम दिया हुआ है। सम माने स्टोरी दिया हुआ है, बोला बताइए कौन सा स्ट्रैटेजी है। स्टोरी दिया हुआ है, कौन सा स्ट्रैटेजी है, समझ गए? तो बहुत स्कोरिंग भी है और इजी भी है, क्या पता आ जाए और क्या पता थियरी में आ जाए। तो आप नीचे में लिख लो। नंबर 4 क्या था? नंबर 4 था नो हेजिंग। नंबर 4 था नो हेजिंग, टाइम ही नहीं है उसके पास। नो हेजिंग। नंबर 3 था फुल हेजिंग, फट्टू। नंबर 3 था फुल हेजिंग। नंबर 1 था सिलेक्टिव हेजिंग। नंबर 1 था सिलेक्टिव हेजिंग बेस्ड ऑन फोरकास्ट। सिलेक्टिव हेजिंग बेस्ड ऑन फोरकास्ट। और जो नंबर 2 है दैट इज ट्रीटिंग ट्रेजरी डिपार्टमेंट। नंबर 2 इज ट्रीटिंग ट्रेजरी डिपार्टमेंट एज अ प्रॉफिट सेंटर। ट्रीटिंग ट्रेजरी डिपार्टमेंट एज अ प्रॉफिट सेंटर, एज अ प्रॉफिट सेंटर, एज अ प्रॉफिट सेंटर। ओके, तो ध्यान आ गया। एकदम रिसेंट वाले आरटीपी या एमटीपी में दिया हुआ है, इजी स्टफ। ठीक है, तो इसलिए शेयर कर लिया बिकॉज में लिखा हुआ था फर्म का ऑब्जेक्टिव है सारा चीज हेज करेंगे। तो ये वाला फर्म कौन सा कैटेगरी का था? 3। ये वाला जो फर्म था इस सम में वो कैटेगरी 3 का था। स्ट्रैटेजी 3, एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स, स्टडी मैट में दिया हुआ है। ठीक है ना? ओके, अपने नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें। ऑप्शन हेजिंग अभी भी थोड़ा सा बाकी है जो मैं कल करवा दूंगा विथ अप्रोप्रिएट सम। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट में मूव करें डेरिवेटिव्स के अंदर। पॉइंट नंबर 2, 3 क्या? 3। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। तो कई बार ऐसा होता है कि शायद छोटा सा फिगर एग्जांपल लूं तो तुम लोग सब जन करेक्ट आंसर दे दो। नंबर 1, तुम लोग कॉन्फिडेंस आएगा कि यार याद आता तो है, ऐसा लगता है कि आता ही नहीं है। अचानक से कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस एक रिदम बनेगा। तो वो ट्राई कर रहा हूं, लेट्स होप आंसर हो पाए। सुनना, एक्स जो है वो 500 है। एक्स बारे स्ट्राइक प्राइस 500 है। इसमें आपने पुट और कॉल दोनों बाई किया। पुट और कॉल दोनों बाई किया। पुट का प्रीमियम 40 रुपया, कॉल का प्रीमियम 35। पुट का प्रीमियम 40, कॉल का प्रीमियम 35। अपने लैंग्वेज में 2 लॉटरी का टिकट बाई किया है, एक नीचे का और एक ऊपर का। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। ऊपर का टिकट बाई किया C+ मोदी के लिए, नीचे का टिकट बाई किया P+ राहुल या ममता के लिए। ठीक है, तो ऐसा वाला हाल है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इलेक्शन के पहले किया है P+, C+, 40 + 35। आपके घर से गया कितना? 75। तुम विश कर रहे हो कि काश कोई नहीं जीते और काश हंग पार्लियामेंट हो, ऐसा विश कर रहे हो क्या? मैं एक्चुअली नहीं बोल रहा हूं, इस सब में पूछ रहा हूं।
मैं इस सम में पूछा तुमने जो P प्लस C प्लस किया, आर यू विशिंग दैट? नो, बिकॉज तब तो ना दाम बढ़ेगा ना गिरेगा। तुम तो विश कर रहे हो या तो एकदम वो जीते या एकदम ये जीते। ठीक है, तुमको देश से मतलब नहीं है, तुम्हारे स्ट्रैटेजी से मतलब है। तो उस केस में दाम अगर 510 हो गया, 510 बाद में 510, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? 510 पे प्रॉफिट या लॉस सब जन मन में सोच ले। दिस इज द बेस्ट प्रूफ ऑफ व्हाट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शंस यू हैव। 510 पे क्या होगा? कितने का लॉस? 65। 65 का लॉस आपको दिखा? इनकेस किसी का भी फ्रिक्शन हुआ 510 पे कॉल एक्सरसाइज्ड, पुट लैप्स, कॉल से 10 रुपये आएगा, तो लगा था टोटल 75, आया कितना? 10, लॉस कितना? 65। इज इट ओके? समझ गए? ऊपर की तरफ कौन से प्राइस पे ब्रेक इवन? ऊपर की तरफ 575, 575 पे ब्रेक इवन। नीचे की तरफ कौन से प्राइस पे ब्रेक इवन? 425, 425। It is one of the best sums to start with because you are able to feel that yes यार ऑप्शन आता है, बिकॉज ऑप्शन में है क्या? कॉल ऊपर के लिए, पुट नीचे के लिए, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कॉल का और पुट का क्रक्स तो वही है। तो आपको ये समझ में आ रहा है? ये वाला सम एग्जाम में आया हुआ है स्ट्रैटेजीज के अंदर, जिसमें 2 या 3 दाम पे आपसे प्रॉफिट पूछेगा, आपको समझाना पड़ेगा। 510 पे कॉल एक्सरसाइज, पे ऑफ 10 और लॉस कितना? 65। करेक्ट है? चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 480 पे आपने किया 2P प्लस। एक मिनट काम करो ना प्लीज, ये कॉपी करते जाओ, कॉपी कर लो। पहला वाला एग्जाम्पल, x 500, x 500 हमने P प्लस एंड C प्लस किए। P प्लस का प्रीमियम 40 और C प्लस का प्रीमियम 35। 75 जो है दैट इज इनिशियल आउटफ्लो। जब हम लोग S0 लिखते हैं मतलब होता है शय का दाम आज। जब ST लिखते हैं मतलब क्या? ऑन मैच्योरिटी। ये आपको समझना पड़ेगा कि सर ST 510 जो लिखे है बोलना चाह रहे ऑन मैच्योरिटी, ST 510। तो आपको आंसर लिखना है। आंसर क्या है? पे ऑफ 10, पे ऑफ 10 है, एंड लॉस इक्वल टू व्हाट? 65। लॉस 65। तो अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा। हाँ यार इजी था, समझ में आ रहा है। एक बार प्रेजेंटेशन का टेंशन मन में नहीं लें, ठीक है ना? अब ये वाला बोल रहा हूं, 480 पे 2P प्लस है, 520 पे C प्लस है, 480 पे 2 ठो पुट बाय किया और 520 पे एक कॉल क्या किया? बाय। एक पुट का दाम 30 रुपया, एक कॉल का दाम 32 रुपीज। एक पुट का दाम लिखा है मैंने 30, एक कॉल का दाम 32। तुमने अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे पुट कॉल किया है। और नीचे में केस 1, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, नीचे में केस 1 ST इक्वल टू 510, ST इक्वल टू 510। सोच लो, 510 बाद में दाम हो गया, 510 बाद में दाम हो गया। $510 बाद में दाम हो गया। सब लैप्स, बिकॉज कॉल तो 520 के ऊपर होता है और पुट 480 के नीचे होता है। तो कॉल पुट दोनों लैप्स, पे ऑफ क्या? 0 और लॉस कितना? 92, बिकॉज पुट का 60 रुपया गया था ना। लिख दो प्लीज। आंसर है पे ऑफ 0, पे ऑफ 0। सबको समझ में आ रहा होगा? कॉल भी गया, पुट भी गया, पे ऑफ 0। लॉस इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 32, 92। 2 इंटू 30 2 पुट का दाम प्लस 32 एक कॉल का दाम, 92 जो इनिशियल आउटफ्लो था। केस 2 ST इक्वल टू 400। मन में कैलकुलेशन कर लो, मन में कर लो। ST इक्वल टू 400। सब जन प्लीज दिमाग लगाएं।
बिकॉज द सिंगल सम विल चेंज योर एटीट्यूड की यार ऑप्शन आता है ST इक्वल टू 400. हाँ पे ऑफ कितना, पे ऑफ बोला, पे ऑफ 160 ना, पे ऑफ 160 बिकॉज दो पुट है 480 के नीचे 480 का गैप 80 इंटू 2 P प्लस का हिंदी नीचे जाने से डिफरेंस आएगा तो 480 के नीचे गया 80 रुपया का डबल 160 आएगा, कॉल तो बर्बाद. पे ऑफ 160 गया था 92, 160 माइनस 92 क्या 68 लिख दो. पे ऑफ इक्वल टू 160. पे ऑफ इक्वल टू 160, प्रॉफिट इक्वल टू 68. प्रॉफिट इक्वल टू 68. इसलिए क्लासेस में बोला हुआ है राइट टू बाय और राइट टू सेल नहीं सोचना चाहिए, उस पर समय लग जाता है. आप राइट टू सेल सोचोगे तो सर शेयर का दाम 400 हो गया, मैं शेयर को 400 पे खरीदूंगा 480 पे बेचूंगा तो मेरे पास 80 आएगा इंटू 2, इतना में तो ट्रेन छूट जाएगा. सीधा पुट नीचे के लिए भाई नीचे जाने से डिफरेंस आएगा. इट्स इजी. केस 3, ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से दो एरो निकालो लेफ्ट और राइट. बताओ नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट, सोच के बताना. नीचे की तरफ ब्रेक इवन पॉइंट अपने 92 रुपीज दे के बैठे हैं, वो 92 कौन से दाम पे एग्जैक्टली मेकअप होगा आपको सोचना है. प्लीज थिंक. ₹92 रिकवर करने हैं नीचे. डिस्कस भी कर लो, गुड है, डिस्कस करने से भी लैंग्वेज बहुत निकलता है. बिकॉज साथ में क्लासेस की है जो भी है तो उससे क्या होता है डिस्कशन से योर थिंग कम्स आउट, अंडरस्टैंडिंग. आंसर इज 434. क्योंकि 92 रिकवर करना है तो जब 480 के नीचे जाएगा तो एक एक रुपया करके आएगा कि दो दो रुपया, दो रुपया, दो पुट है तो 92 आने के लिए केवल 46 गिरना पड़ेगा. 92 आने के लिए केवल 46 गिरना पड़ेगा बिकॉज एक गिरा तो दो आया, दो गिरा तो चार आया, तो 92 आने के लिए 92/2 46. 480 माइनस 92/2 लिख दो आंसर. नीचे 480 माइनस 92/2 केवल 92 के नीचे है. 480 माइनस 92/2 इक्वल टू 434. ऊपर के तरफ ब्रेक इवन तो एकदम इजी है क्या, 520 प्लस 92, एक ही कॉल है ना तो पूरा 92 बढ़ना पड़ेगा तभी 92 आएगा. 520 प्लस 92, 520 प्लस 92 क्या 612 612. जो फर्स्ट वाला स्ट्रैटेजी था, आपने दो एग्जांपल लिखा है अभी तक. फर्स्ट वाला स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैडल, बिकॉज जो एकदम इंपॉर्टेंट नाम है वो ध्यान रखना जरूरी है. फर्स्ट वाला जो स्ट्रैटेजी था 500 वाला वो था स्ट्रैडल, STRADDLE स्ट्रैडल. जो दूसरा वाला स्ट्रैटेजी था वो था स्ट्रिप. स्ट्रिप के नाम से एग्जाम में सम आया हुआ है, स्ट्रैडल के नाम से नहीं आया हुआ है, स्ट्रिप के नाम से आया हुआ है. स्ट्रिप में दो पुट एक कॉल, क्या है, दो पुट एक कॉल, ठीक है. तो दो पुट एक कॉल, तो आपने ऊपर स्ट्रैडल और नीचे में स्ट्रिप लिख लिया. अब जस्ट पूरा लिख नहीं सकते हैं इसलिए केवल मेंशन कर रहे हैं. नीचे में नोट स्ट्रैप,
स्ट्रैप माने P प्लस एट 480, समझ गए होगे। फिर क्या लिखो, 2C प्लस एट 520, समझे। एक पुट दो कॉल, एक पुट दो कॉल क्या है, स्ट्रैप। एक पुट दो कॉल है स्ट्रैप। लास्ट वाला स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल। तो एक बार स्ट्रैडल देखो तुम्हारे कॉपी में, स्ट्रैडल में कितना पुट कितना कॉल था, 1:1 था। स्ट्रैंगल में भी 1:1 है, पर 480 520 पे है। किस पे, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, और स्ट्रैडल में एक ही स्ट्राइक प्राइस पे था। आर यू अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में 1:1 है, बट स्ट्रैडल में सेम स्ट्राइक प्राइस पे है, स्ट्रैंगल में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे है। तो लिख रहा हूं P प्लस एट 480, C प्लस एट 520, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। ये चार नाम जानना एग्जाम के लिए जरूरी है। नाम से सम आ गया तो पूरा फंस जाएंगे, नाम से नहीं आया तो कर देंगे, पर नाम से आ गया तो स्ट्रैडल, स्ट्रिप, स्ट्रैप, स्ट्रैंगल करेक्ट है। इन सब में ऑप्शन बाई किए कि सेल, हम लोग क्या किए सब में, बाई माने लॉन्ग की शॉर्ट, लॉन्ग। इन सब का ऑपोजिट क्या होगा, शॉर्ट। तो एक्चुअली 8 स्ट्रैटेजी हो गया, 4 लॉन्ग और 4 क्या, शॉर्ट, है ना। ये सब लॉन्ग था, इनका शॉर्ट भी हो सकता है। तो वैसे आप 8 स्ट्रैटेजी जान गए, 8 स्ट्रैटेजी आपने जान लिया। बताना ये कौन सा स्ट्रैटेजी है जो बोर्ड पे लिख रहा हूं, देख के बताओ। P माइनस एट 620 एंड 2C माइनस एट 700। दो कॉल है तो स्ट्रैप है, दो कॉल है इसलिए स्ट्रैप है, और लॉन्ग की शॉर्ट, शॉर्ट। इज इट ओके, ठीक है। तो इट वुड बी रिस्की अगर स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप और स्ट्रैप नहीं जानते हैं। ऐसे तो और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। तो और वैसे बात करें तो ओपन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट कुछ भी के हिसाब से प्रेपरेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते जाता हूं कि 15 मिनट में देखना जरूरी है कि पेपर का औकात क्या है, क्योंकि ये लोग का सिलेबस डिफाइंड नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन द सिलेबस विच वी कांट प्रिपेयर, ठीक है। तो अगर आ ही गया कुछ गड़बड़ जो कि नहीं आता है, तो तुमको नहीं आता है तो किसी और को भी तो नहीं आता है, उसके बारे में दुखी होने का बात ही नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दैट, यू हैव टू बी रियलिस्टिक सिटिंग इन द एग्जाम हॉल। यार ये तो एकदम अजीब चीज आया है, कोई बात नहीं है, इससे मेरा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा बाकी लोगों से। इससे ये होगा कि 90 नहीं आएगा या 80 आएगा, या 80 नहीं 70 आएगा। दैट्स द डिफरेंस इफ यू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इन द शुरू का 15 मिनट। तो ये 4 स्ट्रैटेजी देख के जरूर जाना है। अब कभी कभी ये लोग इसके नीचे लेवल पे आ जाते हैं। इसके नीचे लेवल पे क्या हुआ, केवल C प्लस का सम, बाप रे बाप। अरे केवल C प्लस का सम, दम चाहिए ना सेट करने का। पर आता है एग्जाम में, सब छोड़ छाड़ के बाइनोमियल ब्लैक शोल आएगा ये सम, और इस सम को अगर अपने रॉन्ग कर दे तो इट्स वेरी लाइक बैड ना। तो C प्लस का जो सम आता है उस पर प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी। एक बार बात करें आप लोग से कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए, बिकॉज रिसेंटली आया था और काफी जन रॉन्ग करके आए थे। देखना प्लीज, C प्लस एट, लिख लो प्लीज, C प्लस एट x इक्वल टू 700, C प्लस एट x इक्वल टू 700, C0 इक्वल टू 46 रुपीज लॉटरी के टिकट का दाम। कहां का लॉटरी, ऊपर का, ऊपर का लॉटरी है ना। C प्लस 700, लॉटरी का टिकट का दाम 46 रुपीज। अब ये लोग बोला ST और प्रोबेबिलिटी, ST और प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, 510, 610, 750, 890। प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.4, 0.3, 0.1, 0.2, 0.4, 0.3, 0.1, ठीक है ना।
आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है, सुनिएगा क्या, लिख दो क्वेश्चन, फर्स्ट बुलेट, कैलकुलेट EST, ई माने कैपिटल ई, एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस, कैलकुलेट EST, आई होप यू डोंट माइंड द नोटेशन, ई माने एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस, क्या ये ऑप्शन चैप्टर का सम हुआ? एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस निकालना क्या ऑप्शन चैप्टर का सम है? नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड है। कोई भी चीज का एक्सपेक्टेड क्या होगा? समेशन PX। दिस इज नॉट अ ऑप्शन चैप्टर एट ऑल। तो EST निकाल दो वहीं पे आंसर, 0.2 इंटू 510 प्लस 0.4 इंटू 610 प्लस 0.3 इंटू 750 प्लस 0.1 इंटू 890, 0.2 इंटू 510 प्लस 0.4 इंटू 610 प्लस 0.3 इंटू 750 प्लस 0.1 इंटू 890, बताइए 660, लिख दो आंसर 660। क्वेश्चन 2, कैलकुलेट E ब्रैकेट CT, अभी EST बोला था ना, अब बोल रहा हूं कैलकुलेट ECT। ECT का मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेड कॉल का वैल्यू, और T मतलब कब? ऑन मैच्योरिटी। ऑन मैच्योरिटी कॉल का एक्सपेक्टेड वैल्यू। आपको फिर से समेशन PX करना है, पर किसका? ST का कि CT का? CT का। तो CT निकालना पड़ेगा अलग अलग, और आपको वो आता है केवल विदाउट फॉर्मूला जो 510 पे कॉल एक्सरसाइज की लैप्स, तो कॉल का वैल्यू 0, 610 पे लैप्स तो क्या 0, 750 पे एक्सरसाइज कितना 50, 890 पे एक्सरसाइज 190, तो आपका CT आ गया 4। ये जो CT 4 आया इसका समेशन PX, इसका समेशन PX। स्टूडेंट क्या करके आते हैं? जो फर्स्ट आंसर निकला था कितना निकला? 660 को वो 700 से कंपेयर करते हैं, बोलते हैं 660 700 से लेस है तो कॉल क्या हो गया? लैप्स। तो एक्सपेक्टेड CT इक्वल टू 0, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शंस सिमेट्रिकल नहीं होता है, एक तरफ एक्सरसाइज दूसरी तरफ लैप्स, तो आप एक्सपेक्टेड स्टॉक प्राइस निकाल के सम नहीं कर सकते हो, आपको अलग अलग स्टॉक प्राइस पे CT निकालना पड़ेगा। लाइन से रॉन्ग होता है लोगों का, समझ गए? रॉन्ग नहीं करना है। तो सॉल्यूशन कर दो इसका। सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी CT और P इंटू CT, प्रोबेबिलिटी CT और P इंटू CT। प्रोबेबिलिटी क्या क्या था? 0.2, फिर 0.4, 0.1। पहला दो दाम 700 के नीचे था तो क्या हुआ? लैप्स, तो 0 0। तीसरा वाला दाम 700 के ऊपर था तो 50, चौथा वाला दाम 190। इट्स वेरी इजी। तो 0 0 और फिर क्या? 15, 19, व्हाट्स द आंसर? 34। ओके, फिर पता नहीं ये लोग क्या भूत सवार होता है, तो एक तीसरा क्वेश्चन देता है, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ जाएगा मैं सही शब्द यूज किया हूं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द CT, what will be the CT if exercise price prevails on maturity? What will be the CT if exercise price prevails on maturity? What will be the CT? बताइए कॉल का दाम क्या होगा लास्ट में if exercise price prevails on maturity? क्या आंसर है? ये क्वेश्चन समझा? बोल रहा है अगर शेयर का दाम 700 हो गया, क्या हो गया? बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस 700 था ना, तो 700 पे क्या होगा? लैप्स। आंसर क्या है? 0। तो प्रॉब्लम क्या है? सरप्राइजिंग ना, क्या पूछ रहे हैं तो अचानक से डाइजेस्ट नहीं होते, तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दे आस्क दिस क्वेश्चन, 3 पार्ट का क्वेश्चन पूछते हैं। दीज आर 3 क्वेश्चन दैट दे आस्क इन द सम। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज वाले पार्ट में एक सम एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आया हुआ है और एक बार ही केवल आया हुआ है। इट्स रेपिटेशन इज ड्यू। सम देख लें, पेज नंबर
198 क्वेश्चन नंबर 146. पेज नंबर 198 क्वेश्चन नंबर 146. सॉरी, पेज 198 क्वेश्चन नंबर 146. On 19th April, following are the spot rates. Spot Euro per USD 1.2, USD पर INR 44.8. चुपकी है, दिख गया? USD INR का रेट 44.8 है, तो डॉलर का है ना, तो उसके बगल में लिखेंगे अपने रूपी पर डॉलर 44.8 के बगल में. और कभी भी यूरो और यूएसडी को देख के मैंने मना किया है चुपकी गैस करने, मना किया है. पर अगर एक सम में एक जगह चुपकी है तो क्या है, हर जगह. तो इसका मतलब फर्स्ट वाला रेट होगा डॉलर पर यूरो. तो फर्स्ट वाला रेट गैस नहीं किया, फर्स्ट वाला रेट समझा, क्योंकि रूपी पर डॉलर है तो इसलिए वो क्या है, डॉलर पर यूरो. ठीक है, आगे. फॉलोइंग आर द कोड्स ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस. करेंसी पेयर. वैसे करेंसी पेयर जब भी वर्ड देगा सर्कल करें उसको, करेंसी पेयर को. करेंसी पेयर जहां पे भी वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब डैश दे के बगल में न्यूमरेटर इज द बेस करेंसी. करेंसी पेयर जहां पे भी वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब न्यूमरेटर इज द बेस करेंसी. और एक चीज तुमने देखा है, जब भी करेंसी को ये लोग 3 लेटर वर्ड में लिखते हैं ना, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, एमएक्सएन, तभी जाके नॉर्मली गुगली होते हैं. पर जब करेंसी दिया जाता है रूपी पर डॉलर तो कभी नहीं होता गड़बड़. जब भी व्हेन दे राइट द लेटर्स तभी जाके होता है. तो एक एक्सपीरियंस का बात है, वन शुड बी कॉशियस व्हेन इट्स गिवन लेटर वाइज. ठीक है, तो ओके. तो कॉल पुट दिया हुआ है 1.2 स्ट्राइक प्राइस है कॉल पुट का यूरो पे, और 44.8 है रूपी पर डॉलर पे. प्रीमियम दिया हुआ है, एक्सपायरी दिया हुआ है जुलाई सितंबर. क्वेश्चन. A trader sells, underline. At the money, spot straddle. Trader sells, at the money, spot straddle. तो यहां पे टेक्निकल लैंग्वेज हो गया. If somebody has not done, he will not be able to survive the sum ना. Straddle, बेचा. Straddle क्या था, कॉल पुट. तो क्या होगा, बेचा माने P माइनस C माइनस, और एट द मनी का मतलब सब समझते हैं, एस इक्वल टू वॉट, एक्स. तो स्पॉट रेट ऊपर में क्या दिया हुआ था, 1.2 और 44.8. ये लोग जुलाई 19 का बात कर रहे हैं, यानी 1.2. क्या 1.2. बट कुछ काम नहीं आया, बिकॉज ऐसे भी तो ऑप्शन 1.2 वाला ही था. ऑप्शन का एक ही तो स्ट्राइक प्राइस क्या था, 1.2. अगर अलग अलग होता 1.15 और 1.25 तो सोचना पड़ता सर कौन सा, एक ही तो दिया है, कौन सा 1.2. तो 1.2 एक्सरसाइज प्राइस, 1.2 स्पॉट प्राइस. व्हाट इज इट, एटीएम एट द मनी, बेचा. तो सेल्स एट द मनी स्पॉट स्ट्रैडल. मार्क कर लिए ऊपर में वहां पे P माइनस C माइनस एट 1.2. P माइनस C माइनस एट 1.2. एक मिनट बाहर आके सोचे एक बार, जो पुट कॉल दोनों बेचता है उसके पास प्रीमियम जाता है कि आता है, आता है. और वो चाहता है मोदी जोर से जीते या राहुल जोर से जीते, कोई नहीं, सब मिक्सर हो जाए, जिससे ना बाजार बढ़े ना बाजार गिरे, वहीं पे रह जाए, सब बर्बाद, अपना प्रीमियम आ गया. ठीक है, तो वही तरीका है. ठीक है, बिकॉज वो सोचना पड़ेगा, अदरवाइज नेचुरल नहीं जाएगा तुम्हारे मन में. ठीक है. ट्रेडर सेल्स एट द मनी स्पॉट स्ट्रैडल एक्सपायरिंग एट 3 months. कैलकुलेट गेन और लॉस इफ 3 months लेटर स्पॉट रेट टर्न्स आउट टू बी 1.29. कितना इजी सम है. जस्ट दैट ये डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज करेंसी दे दिया, अदरवाइज कितना इजी है. 1.2 पे ऑप्शन एंटर किए, रेट हो गया 1.29. कौन जोश में, कॉल में C माइनस किए थे, कितना जाएगा 0.09. पे ऑफ इज 0.09 या माइनस 0.09, माइनस ना. अरे तुमने C प्लस थोड़ी किया, C माइनस किया. C प्लस का हिंदी बताओगे एक बार, C प्लस का हिंदी, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा. C माइनस का हिंदी, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा. कॉल में नीचे का बात ही मत करो, चाहे C प्लस हो चाहे C माइनस हो, बात ऊपर का ही होगा.
सी प्लस पे ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, सी माइनस पे ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा। तो यहां 9 पैसा जाएगा 0.09। और शुरू में कॉल पुट का कितना पैसा खा के बैठा है, चेक करो 0.035 प्लस 0.04 कितना 0.075, 7.5 पैसा खा के बैठा है, 9 पैसा गया, 1.5 पैसे का लॉस। पॉइंट पे बात करने समझ में नहीं आता ना, 9 पैसा का गया और 7.5 पैसा आया था, अल्टीमेटली 1.5 पैसे का लॉस। सही है, 1.5 वर्ड तो तुम लोग यूज करते हो ना, 1.5। हाँ ठीक है, मैंने पता नहीं चलता ना वोकैबुलरी। कैलकुलेट गेन और लॉस, तो नंबर 1 का यही आंसर होगा। ओके, नंबर 1 का आंसर वही होगा। तो नंबर 1 का आंसर अपने शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लें, बिकॉज ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा टान रखी है तो गड़बड़ हो जाएगा। उसमें लिखो P minus and C minus at x equal to 1.2. P minus and C minus at x equal to 1.2. Initial inflow 0.075, sorry, क्या था 0.035 plus 0.4 plus 0.04 equal to 0.075. ठीक है, एस टी इक्वल टू क्या था 1.29। तो लिखे पुट लैप्स पे ऑफ 0, कॉल एक्सरसाइज पे ऑफ -0.09 -0.09. Therefore, total payoff equal to -0.09. Total payoff -0.09. Loss equal to लॉस बोल दिए ना, तो लॉस को माइनस में लिखना ठीक नहीं होगा। लॉस इक्वल टू 0.015। प्रॉफिट लिखता तो माइनस में लिखता, मैं लॉस ही तो लिख रहा हूं, तो 1.5 पैसे का लॉस। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एक चीज देखा तुमने, गूगली वगैरह काम ही नहीं आया, बिकॉज तुम क्यों बताएगा 0.015 यूरो है कि यूएसडी है। तो सम ऑप्शन पे है, सम है ही नहीं करेंसी पे। सेकेंड पार्ट, विच स्ट्रैटेजी, ध्यान दीजिए, विच स्ट्रैटेजी गिव्स अ प्रॉफिट टू द डीलर if 5 months later, September 19, expected spot rate is 45. Also calculate profit for the transaction of USD 1.5 million. अगर बाद में रेट 45 होने वाला है, स्ट्राइक प्राइस क्या था चेक करो 44.8। ये तो ये वाला बात हो गया, एक बार इस सम से हट रहे हैं। ये तो ये बात हो गया, एक शेयर का दाम माने एक स्ट्राइक प्राइस जो है वो सपोज 500 है, और बोलेगा अगर बाद में शेयर का दाम 600 होने वाला है। कितना इजी सम है, अगर शेयर का दाम 600 होने वाला है तो बताओ किस स्ट्रैटेजी से फायदा होगा। सबसे बेस्ट आंसर सी प्लस। सबसे बेस्ट आंसर क्या, सी प्लस से फायदा होगा। या फिर दूसरा आंसर पी माइनस। पी, क्या आप लोग समझ रहे हो कि अगर आपने नहीं, एक चीज कि अगर आपने सी प्लस बोल रहे हो उससे लॉस भी हो सकता है। आप समझ रहे हो, अगर मैं बोलता ले 501, अब बता 500 एक्साइज प्राइस है ना, शेयर का दाम 501 होने वाला है, वुड यू से सी प्लस? नो, बिकॉज जाहिर है लॉटरी के टिकट का दाम 1 रुपए से ज्यादा लगा होगा, तो अल्टीमेटली लॉस होगा ना। पर अगर आप पी माइनस करोगे, क्या करोगे, पी माइनस, तो पुट ऊपर में क्या होगा, लैप्स, और जो प्रीमियम खाए वो प्रॉफिट। यानी दो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा, एक होगा सी प्लस, दूसरा होगा पी माइनस। अब आदमी बहुत ज्यादा जोश में है तो दोनों भी कर सकता है, क्या सी प्लस एंड पी माइनस। और चाहे तो स्ट्रिप या स्ट्रैप, दोनों में से कौन सा करें, स्ट्रिप या स्ट्रैप। स्ट्रैप में 2 कॉल था, याद है। तो आंसर बहुत सारा है। ये लोग लैंग्वेज क्या यूज किया, विच स्ट्रैटेजी, क्या वर्ड है, स्ट्रैटेजी। अगर ये लोग इंग्लिश सोच के लिखे है, जो कि डाउट है, बिकॉज आदमी क्या होता है समझने के लिए इंग्लिश रीड करता है, विच स्ट्रैटेजीज नहीं है, विच स्ट्रैटेजी। तो सबसे बेस्ट आंसर है सी प्लस।
तो C प्लस करते अगर अपने 44.8 पे प्रीमियम क्या गया देख के बताओ, 12 पैसा, और 44.8 से 45 कितना कॉल से पे ऑफ आया, 20 पैसा, 20 माइनस 12 क्या, 8 पैसा। बेस्ट आंसर ना, कॉल बाई की है 44.8 पे 12 पैसा गया और 45 दाम हो गया, 20 पैसा आया, तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ, 8 पैसा। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट आंसर। लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन। कॉल ऑप्शन बाई की है, ओके, हाँ वही लिखा है, और ऑन द होल और लिखा है, और सेल पुट ऑप्शन देखा, और 1 मिलियन पे प्रॉफिट लॉस निकाला है, किस पे, 1 मिलियन पे, तो 1 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट में, ठीक है। तो थर्ड सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया C प्लस एट x इक्वल टू 44.8 और P माइनस एट x इक्वल टू 44.8, या तो C प्लस और या फिर क्या, P माइनस। ओके, ये सम इंटिमिडेटिंग है, क्यों, बिकॉज सम में करेंसी को देख के, ऑप्शन को देख के नंबर्स संभलता नहीं है पहले, दैट्स द प्रॉब्लम। वही अगर ये सम शेयर का हो, 500-600 बात करे तो एकदम इजी है, ठीक है। तो अच्छा हुआ कर ली एक बार, बिकॉज अगर आता तो स्ट्रैडल वगैरह अचानक से यू मे बी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। मैंने सेकंड वाला ठीक से डिक्टेट नहीं किया सॉल्यूशन। ये अपना स्ट्रैटेजीज का सम्स हो गया, किसका, स्ट्रैटेजीज का। बुक का मैंने सम्स नहीं कराया बिकॉज बुक का सम्स और इजी ही है, वो स्ट्रैडल वगैरह का जो और सम्स है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 की 3, 4। पॉइंट नंबर 4 बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल और ब्लैक शोल्स मॉडल टफ लगने का कारण ये नहीं है कि वो टफ है, कारण ये है कि जब तक तुम वहां पहुंचा तब तक तुम्हारा your energy is not there, that's the problem. It is not a reason of toughness. You have become exhausted, you are not able to pick up so much of logic going over there, that is the reason. कोई दिन सुबह पहले जब एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठते हैं, you pick up binomial और black Scholes, you'll find हो जाएगा, but you pick up options and then you go to binomial, नहीं होगा, ठीक है। तो it's all that reason, it is not toughness का reason. बाइनोमियल मॉडल में या तो सम आएगा सिंगल पीरियड का या आएगा 2 पीरियड का, या तो सिंगल पीरियड का या 2 पीरियड का, और उसके अलावा हो सकता है सम आएगा डेल्टा का, किसका, डेल्टा का। 3 तरह का सम्स है, एक है सिंगल पीरियड का, एक है 2 पीरियड का और एक है डेल्टा का, ठीक है। लिखे टाइप 1, सिंगल पीरियड। अभी सम्स करते करते यू विल फील दैट एकदम कंफर्टेबल है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। तो सिंगल पीरियड में ये सम है, मार्क करें, S इक्वल टू 800, शेयर का दाम 800, ये मैं मान रहा हूं 6 मंथ्स है, आप मार्क कीजिएगा 6 मंथ्स है, 6 महीने का ऑप्शन है, और बाद में शेयर का दाम बोला हुआ है या तो 960, उसको मैं लिखा हूं US, सबका अलग अलग नोटेशन होता है, यू कैन यूज वॉट एवर नोटेशन। तो यहां पे 720 DS डाउन मूवमेंट, US अप मूवमेंट। तो बाइनोमियल में सबसे मेन होता है डायग्राम, अगर आप डायग्राम बना लेते हो अपने आप ही सारा याद होना चालू हो जाता है, एंड इफ यू थिंक विदाउट द डायग्राम इट्स इलॉजिकल फॉर्मूला। स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस दैट इज 820, 820 स्ट्राइक प्राइस है, 820। जो RF है दैट इज 6% पर एनम, RF है 6% पर एनम। अपने को वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन निकालना है, वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन आपका स्ट्रेंथ डायग्राम है। आप केवल डायग्राम में रह के सोचो, बाहर जाओ ही मत इसके। तो उस केस में
960 पे कॉल का क्या हाल? एक्सरसाइज्ड। तो 960 माइनस 800 करूं कि 960 माइनस 820? 820। ये सिले मिस्टेक अवॉइड करना है। 960 माइनस 820 वो हो गया CU। क्या हो गया? कितना आया? 140। और नीचे में तो दाम गिर गया तो कॉल लैप्स। CD इक्वल टू 0। CD इक्वल टू 0। तो एक ऐसा लॉटरी का टिकट है जिसमें ऊपर जाने से 140 आएगा, नीचे जाने से 0। उस लॉटरी का टिकट का आज दाम क्या है निकालना है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज P एंड दिस इज 1 माइनस P। किसी को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला है? बोलो मुंह से। R माइनस डी डिवाइडेड बाय U माइनस डी। ओके, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला R माइनस डी बाय U माइनस डी। तो इन दैट केस अपने को R, U और D चाहिए। U इक्वल टू ऊपर का दाम क्या था? 960 डिवाइड बाय अभी दाम क्या था? 800। 960 जो होने वाला है डिवाइड बाय 800। U रेशियो कितना? 1.2। D इक्वल टू नीचे का दाम क्या था? 720 डिवाइड बाय 800 क्या? 0.9। अप मूव फैक्टर, डाउन मूव फैक्टर। फैक्टर है 1 प्लस R है ये। ओके, 1.2 और 0.9। कैपिटल R माने रिस्क फ्री का फैक्टर। रिस्क फ्री का फैक्टर 3 तरह से निकलता है। नंबर से बात कर रहा हूं। 6% है साल का रेट, तो 6 महीने का रेट 3% मान सकते हैं। तो एक आंसर है 1.03। 6 का आधा 3। दूसरा है 1.06 पावर हाफ। तीसरा है E पावर 0.03। 3 आंसर पॉसिबल है। एक है 1.03, एक है 1.06 पावर हाफ और एक है E पावर 0.03। इंस्टीट्यूट काफी बार ब्रैकेट में E पावर वैल्यू देता है। इसका मतलब वो लोग का मन कौन सा निकलवाने का है? E पावर। लड़ने से फायदा नहीं है। वहां स्टूडेंट बोलेगा हम ना मन ये लिख के आए हैं। जब तुमको दिख रहा है वो ब्रैकेट में ये 4 है, देन यू आर बीइंग स्टूपिड। अदरवाइज अगर लिखा नहीं है, तुम दोनों में से कुछ भी कर दो, 1.03 या 1.06 पावर हाफ, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। समझ गया? तो सबसे इजी वाला कौन सा होगा? 1.03। एक बार वही वाला कर रहे हैं, 1.03। यहां पे अजम्पशन चाहिए। अजम्पशन है अज्यूमिंग 6% is compounded semi-annually. Assuming 6% is compounded semi-annually, मतलब divide by 2 is allowed ना? 6% is compounded semi-annually. तो हो सकता है इसके कारण आंसर नहीं मैच करे, बट डजेंट मैटर। अगर सम साइलेंट आप अलाउड है, कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला R माइनस डी डिवाइडेड बाय U माइनस डी। तो 1.03 माइनस 0.9 डिवाइड बाय 1.2 माइनस 0.9। 1.03 माइनस 0.9 डिवाइड बाय 1.2 माइनस 0.9 क्या? बताइए। 0.43। 43% चांस है दाम ऊपर जाने का। एक बार एग्जाम में केवल प्रोबेबिलिटी पूछा था, पूरा सम नहीं करना था, केवल पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूव। 0.43 का मार्क्स था। तो 0.43, 0.57 को डायग्राम में मार्क किए। 0.43, 0.57। अब किसी भी फाइनल के स्टूडेंट को अगर दिख रहा है 0.43 चांस है 140 का, 0.57 चांस है 0 का, तो वो क्या करेगा सबको पता है। 0.43 इंटू दिस प्लस 0.57 इंटू दिस। पर इससे जो आया आंसर वो आज का ECT आया। क्या आया? वहां आया एक्सपेक्टेड CT। आपको आंसर लाना है आज, उसका प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर C0 इक्वल टू 0.43 इंटू 140 था ना, प्लस 0.57 इंटू 0 डिवाइड बाय 1 पॉइंट क्या था? 03। तो जो कैपिटल R डिवाइड बाय कैपिटल R डिवाइड बाय 1.03 किया है मैंने।
क्या आया? हाँ 58.45 58.45 नोट। पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला किसको याद है? टेक योर टाइम। पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला, पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला, पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला याद करो। मन में याद आ रहा है क्या? क्योंकि निग्लेक्टेड टॉपिक का कभी आया नहीं है तो अपने भी क्या है वैसे करेंगे नहीं, पर इसके बीच में ही कर लेना तो कम से कम रिकॉल हो जाएगा। डिफिकल्ट तभी होता है जब ये सब चीज चालू कर देता है देना पुट कॉल पैरिटी अचानक से। P0 प्लस S0 क्या फॉर्मूला? P0 पुट का दाम प्लस स्टॉक का दाम इज इक्वल टू C0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ X। लिखे नीचे नोट, एज पर PCP P0 plus S0 equal to C0 plus present value of X। तो P0 पता नहीं है और स्टॉक का दाम क्या था 800। कॉल का दाम क्या निकाला हमने? तो कॉल का दाम निकाला था हमने 58.45 क्या प्लस पीवी ऑफ एक्स के लिए क्या लिखूं? 820 डिवाइड बाय 1.03। सही है? 820 डिवाइड बाय 1.03। सॉल्व किए इसको। 820 बाय 1.03 निकाल लो प्लस 58.45 माइनस 800। व्हाट्स द आंसर? क्या? 54.57। अचानक से डर लग गया पुट कॉल पैरिटी का, तो केवल एक चीज बता दूं। नंबर 1 पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला तुमको आना चाहिए कि P0 प्लस S0 इक्वल टू C0 प्लस PV ऑफ X। और अगर माने इस पे और कुछ पूछ लिया तो पूछेगा आर्बिट्राज। क्या पूछेगा? आर्बिट्राज। उसके लिए पूरा प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर कि आर्बिट्राज का सम आया तो ये चारों दिया रहेगा। पुट का दाम, कॉल का दाम, स्टॉक का दाम, X, R और T सब दिया रहेगा। तो तुम राइट हैंड साइड निकाल लोगे, तुम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लोगे, दोनों बराबर नहीं आएगा। एक कमती आएगा एक ज्यादा। जो कमती आएगा उसको क्या करना है? बाय। जो ज्यादा आएगा उसको क्या करना है? सेल। ये बोल रहे हैं पुट कॉल पैरिटी प्रिपेयर करने का स्कोप नहीं है बिकॉज इट डजंट कम, बट इन केस आ गया तो इट्स इजी। रिमेंबर द फॉर्मूला, कैलकुलेट दी LHS, कैलकुलेट दी RHS, विच एवर इज लो बाय दैट, whichever is high sell that and say that arbitrage profit is equal to difference. Arbitrage profit equal to difference. This is not difficult to understand and remember. Equation पता है, LHS निकालो, RHS निकालो, जो difference है वो arbitrage है। ठीक है? तो ऐसे टॉपिक्स को वैसे प्रिपेयर किया जाता है कि यार कम से कम मोटा मोटी तो बताया ना मेरे को क्या करना है। तो मैंने ध्यान आ गया, मैंने पुट कॉल पैरिटी करा दिया, इस पे आपको इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है ना? जब यहाँ पे खड़े होते हैं पढ़ाने के लिए ना, इवन क्लास में, तो क्या होता है पूरा का पूरा RTP और MTP सब याद आता रहता है। मैं CA इंस्टीट्यूट के बाहर का बात नहीं कर रहा हूँ, CFA FRM का। आई एम टॉकिंग अबाउट CA इंस्टीट्यूट का जो है, तो 2002, 3, 4, 5 में जो है उसमें पुट कॉल पैरिटी का सम्स है RTP में, समझा? तो हम लोग को तो वैसे डर लगता ही है पढ़ाते हुए कि यार पुट कॉल पैरिटी का वैसा वाला सम्स नहीं कराए, बट सारे टाइप का सम्स लेने को सब तैयार भी नहीं है। दैट्स टू मच। अंडरस्टूड? तो एवरीबडी एंटर्स विद अ रीजनेबल प्रेपरेशन बिकॉज देन तो द स्काई इज द लिमिट। ठीक है? तो बट साइड आइडिया पता है तो बेटर। तो अपने बाइनोमियल मॉडल केवल टच किए, 2 पीरियड वगैरह मूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास 1 मिनट टाइम दे दे मेरे को। ब्लैक शोल्स करेंगे, ऑप्शन हेजिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यूचर्स का कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल और खासकर बीटा मैनेजमेंट बाकी है, तब जाके वो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट होगा। ठीक है? तो ओके, तो कल का प्लान है कि डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाए, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में FRA हो चुका, केवल कैप एंड फ्लोर और फाइनेंशियल स्वैप डिस्कस करना है और पोर्टफोलियो में एंटर करना है। ठीक है? टुमारो या ओके। And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है।
be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There's no shortcut to success. Seriously, there's no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल, सीरियसली. मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो. आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग. इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया. Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट किया. CA is not easy than 10th or 12th class. Sandhya Saral Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर से. बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, एंड आफ्टर स्पीकिंग टू द रैंक होल्डर्स वी हैव लर्नड न्यू स्ट्रैटेजीज टू प्रिपेयर फॉर आवर इंटर एंड फॉर आवर CA कोर्स. एक चीज ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत रहो, यही एम हो कि अच्छे से पास करना, जितना अच्छा हो सके आगे सब अपने आप. Sandhya Sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स तो झक मार के आएंगे. इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है. मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं.